नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर CSN PG कॉलेज हरदोई। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी से निकलने वाले उद्गार और उसके उत्पन्न होने की तरीके पर हम सब व्यावहारिक रूप से चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में इथोपिया के गब्बी में एक उद्गार हुआ जिससे कि विश्व स्तर पे तमाम उड़ानें प्रभावित हुई। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के निर्माण में, पृथ्वी पे उत्पन्न स्थलाकृतियों में, पृथ्वी पे पाए जाने वाले खनिजों में ज्वालामुखी का क्या योगदान है, ज्वालामुखी कहते किसे हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न कैसे होता है और इसके द्वारा जो आकृतियां बनती हैं, जियोमॉर्फोलॉजी जो बनती है वो है क्या। एक्चुअली में सामान्य जन में, सामान्य विद्यार्थियों में ज्वालामुखी का मतलब होता है कि मुंह से आग निकलना, फायर। जबकि ज्योग्राफिकल या जियोमॉर्फोलॉजी में इस शब्द का साइंटिफिक जो अर्थ होता है, जो वोल्केनो है, यह पृथ्वी के आंतरिक शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। तो ज्वालामुखी जो कहते हैं, इसको एक अपने कुकर पर और उससे प्रक्रिया, उसके पार्ट और उससे पाई जाने वाली चीजों पर समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि यदि हम इसको पृथ्वी मान ले और इस ढक्कन को ऊपरी परत मान ले पृथ्वी का, यानी लिथोस्फीयर, और ये चीज पूरी इस तरह से पृथ्वी मान ले, तो इस कुकर यानी लिथोस्फीयर ढक्कन और इसकी पेदी के बीच में कुकर का जो जगह खाली है वह किसी खनिज पदार्थ या विभिन्न प्रकार की चट्टानों से भरा होता है। अब यह हरा है तो ऊपर कैसे आया, क्या प्रक्रिया हुई, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 परतों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, बीच वाली परत को मेंटल और नीचे वाली परत को कोर कहते हैं। तो ज्वालामुखी का जो उद्गार है अब तक वह हमें 60, 70, 80, 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की गहराई तक के मिलते हैं, यानी यहां तक कि चट्टानों के विषय में जानकारी मिलती है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो क्रस्ट और मेंटिल है यह आग्नेय चट्टानों का और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों से मिलकर बना है, और जिस चीज से मिलकर बना होता है वही चीज वापस चाहे तरल लावा के रूप में, चाहे गैस के रूप में, चाहे धूल के रूप में या फ्रेगमेंटेड के रूप में बाहर आती है। सबसे पहले हम बता दें कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया में क्या अंतर होता है। तो आप थोड़ा ये देखें, कुकर का ढक्कन है, इस पर यह एक प्रेशर कुकर का सीटी लगी हुई है। यदि हम इसको इस तरह से समझना चाहें तो जो ये प्रेशर कुकर का लीड है, ढक्कन है, जो ये छिद्र है, इस छिद्र को, क्योंकि ये सारे एरिया बहुत मजबूत हैं, यहाँ से किसी प्रकार का तरल या ठोस या गैस का निकलना संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं कि बहुत मजबूत है, सबसे कमजोर इलाका ये प्रेशर है। ये जो छिद्र है, इसी होल को, पोर को हम वोल्केनो कहते हैं। यानी अब तक जो हम यह समझ पाए कि वोल्केनो का मतलब वो फायर, आग निकलना, वो नहीं है। यानी कि धरातल पर वह छिद्र पोर, होल, जिससे होकर तरल लावा या मैग्मा, लावा या मैग्मा या धूल कण, गैस निकलती है, उस छिद्र को हम वोल्केनो कहते हैं।
अंडरस्टूड कि वॉल्केनो वो छिद्र पोर होता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये अब चूंकि नीचे से ऊपर कोई चीज आ रही है तो उसके साथ बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे इनमें जलवाष्प होगा, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होंगे, चट्टानों के टुकड़े होंगे और गले मेल्टिंग जो चट्टान होगी, ये सब आती हैं ऊपर। जब ऊपर आने की इस प्रक्रिया को वोल्केनोसिटी कहते हैं, यानी ज्वालामुखी क्रिया। और इस ज्वालामुखी क्रिया में तमाम तरह की आकृतियां और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स उपस्थित होते हैं, जैसे फ्यूमरोल्स, धुआंरे, हॉट स्प्रिंग, गीजर और डॉट, डोम डॉट आदि ऐसी चीज आकृतियां बनती हैं। ये दैट इज वॉल्केनो सिटी, यानी वॉल्केनो एक क्षेत्र है और वॉल्केनो सिटी पृथ्वी पर आने वाली समस्त जो ज्वालामुखी के तहत पदार्थ आते हैं उस क्रिया को हम वॉल्केनो सिटी कहते हैं। अब यह वॉल्केनो जो है दो तरह के होते हैं। एक तो वॉल्केनो ऐसा होता है कि इस प्रेशर कुकर के अंदर, यानी इंटरनल ही, यानी पृथ्वी के धरातल पर ऊपर नहीं, आपके नीचे ही जमा हो जाता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल वॉल्केनो। और जो ऊपर आता है उसको एक्सटर्नल वॉल्केनो कहते हैं। तो इंटरनल जो नीचे और जो ऊपर आ गया वो एक्सटर्नल हुआ। अब आपको थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में होता क्या है। अब थोड़ी आप मेरे किचन में यह सब देख रहे हैं कि ये सारे चीज है, पदार्थ हैं, और इसी तरह से विभिन्न प्रकार के चट्टान बने होते हैं। मान लीजिए जैसे ये हल्दी है। अब हल्दी एक प्रकार का रॉक्स है, इसी पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जा रही है, ठीक। अब ये नमक है, ये नमक है अलग अलग, ये धनिया पाउडर है, ठीक है। ये सब इसी तरह से मिलते हैं। ये धनिया पाउडर है अलग रूप में, जिस तरह से लोहा के मैग्नीज, एल्युमिनियम अलग एक्सट्रैक्शन करके निकाले जाते हैं, लेकिन वो अयस्क के रूप में शुद्ध, ये अजवाइन है इसी में मिलेंगे, ठीक है। ये शुगर है, ये इसी में मिलेगा। अब सब पहले एक्सट्रैक्शन या शुद्ध रूप में सबके अलग अलग अस्तित्व थे। ये चाय पत्ती है, इस तरह से मिलेंगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यह दाल है, ठीक है। ये दाल है, ये अलग रूप में इसमें चली गई, ठीक। ये चावल है, इस तरह से ये इसमें चलेगी। अब आप देखें सचिन, थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कि मैंने सब अलग अलग डाला था, लेकिन मिक्सचर के रूप में। अब इसको हम न तो दाल कहेंगे, न चावल कहेंगे, न हल्दी कहेंगे, न अजवाइन कहेंगे, न चीनी कहेंगे, कुछ मतलब स्पेशली कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। यानी यह खनिज बन गए, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो बनता है ये खनिज है या रॉक्स है, चट्टान है। अब ये चट्टान है, यानी यह पृथ्वी का आग्नेय आग्नेय चट्टानों से बना हुआ भाग है। अब इसको हम कोई चीज अलग से नहीं कहें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि एक, सब आप सब जानते हैं कि पृथ्वी प्लेटों में टूटी हुई है। अब प्लेटों में टूटी हुई है और साथ ही साथ हम जानते हैं कि 32 मीटर जाने पर, नीचे नीचे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब आप सोचिए, इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तु हैं जिसको हम चट्टान मान रहे हैं, सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। चीनी अलग ताप पे गल जाएगी, दाल अलग ताप पे गल जाएगा, चावल अलग ताप पे गल जाएगा, हल्दी अलग ताप पे गल जाएगी, चाय अलग ताप पे गल जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग है।
जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं लिथोस्फीयर के 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने लगता है। अगर हम 50 से 60 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं, 15 किलोमीटर जा रहे हैं, 20 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं, तो उसी के गुणांक में सोचिए कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जब वो टेम्परेचर बढ़ेगा नीचे जाने पे, तो निश्चित रूप से चट्टानें गलने लगेगी। जब चट्टानें गलने लगती हैं तो वहां पर द्रव के रूप में और साथ ही साथ गैस के रूप में उपस्थित होने लगती है। द्रव और गैस जब ये मिला होता है और पृथ्वी के नीचे होता है, इसी को हम कहते हैं लावा। LAVA, लावा। यानी गलित हुई चट्टानें जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे होती हैं तो उसको हम लावा कहते हैं। अब चूंकि ये कुकर है, समंदर है, इस तरह से बंद है। अब मान लीजिए कि बारिश हो रही है, मान लीजिए वो समंदर के किनारे है, मान लीजिए वह नदी के किनारे है, मान लीजिए कि वह ऐसी जगह है जहां पर जल का स्रोत है या किसी तरह से जल पहुंच सकता है। अब ये कुकर टाइट बंद है, अगर मैं इस पर पानी गिराऊं तो बहुत हो सकता है इस छिद्र से पानी अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर यह कुकर इस तरह से है, इस तरह से है, यानी कि ये लिथोस्फीयर का भाग कमजोर है, वीक है, तो अगर यह समुद्र के किनारे है या किसी झील के किनारे है, नदी के किनारे है, या नेचुरल रेनफॉल हो रही है बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे पानी आप देखेंगे कि रिस के नीचे चला जाता है। आप समझिए वोल्केनो की प्रक्रिया। ठीक है, अब धीरे धीरे ये नीचे चला गया, सब जगह से नहीं जा रहा है। आप ध्यान दीजिए कि जहां पर ये मेटल है, यहां से पानी न जाके यहां से पानी जा रहा है। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे पानी चला गया। पानी जाने के बाद या अब आप देख सकते हैं कि ये सारा पदार्थ जो है गलित अवस्था में नीचे हो गया। अब नीचे ये आराम से पड़ा हुआ है। आप ध्यान दीजिए कि हमने अभी बताया कि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पड़ता है। अब हमारा ये अपना स्टोव है, मैं इस पर धीरे से लगा दूंगा। अब आप देखेंगे इसको कि लगाते ही तुरंत जो है वोल्केनो नहीं, यानी कि यह जो फ्लेम है इसकी मात्रा भी निर्भर करेगी टेम्परेचर कितना है। अगर ये टेम्परेचर इस तरह से कम है तो बहुत धीमा गलेगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा है, यानी गहराई बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो, और धीरे 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 इसके अंदर का जो खनिज पदार्थ है, जो चट्टान है, इस टेम्परेचर एनर्जी से धीरे 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 गलने लगेगी। अब क्योंकि ये चैम्बर नुमा है, ये पृथ्वी का इंटरनल पार्ट है, अगर हम इसको मेंटिल मान ले, मेंटिल में कोर तक नहीं जाएंगे क्योंकि कोर बहुत नीचे, इसको हम मेंटिल मान ले या कोनार्ड सीमा तक या क्रस्ट का निचला पार्ट मान ले, तो आप देखिए धीरे 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 यहां पर धीरे 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 गैसें बनने लगी। अब जब गैस बनने लगी तो एक समय ऐसा आएगा, अगर ये सब जगह से कमजोर होता तो ये कहीं से भी फट जाता, कहीं से भी फट जाता। लेकिन ये बाकी जगह बहुत मजबूत है और इसमें धीरे 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 लावा जो है बन रहा है। और लावा तब तक इसमें बनेगा या ऊपर नहीं आने की कोशिश करेगा, कारण क्या है कि जब तक कि उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा न हो। और प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण वह कमजोर जगह को जब तक तोड़ न दे वो ऊपर आ नहीं सकता। अब नीचे ये बन रहा है, नीचे नहीं, धीरे धीरे आपको बीप भी सुनाई दे रही है। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा और यह गलकर अंदर ही अंदर, गलकर अंदर ही अंदर रह गया लावा, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जब लावा जम गया तो इसी को कहते हैं इंटरनल वोल्केनोमॉर्फोलॉजी। यानी इंटरनल, पृथ्वी के आंतरिक भाग पे जो ऊपर न दिखाई दे, नीचे ही जो लावा के कारण जियोमॉर्फोलॉजी बनती है,
उसको इंटरनल कहते हैं। अगर इंटरनल का, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बैथोलिथ, बैथोलिथ सबसे गहराई में पाई जाने वाली अग्नि चट्टान, और यह इतनी गहरी नीचे होती हैं कि इसका पता लगाना मुश्किल है, और धीरे धीरे ऊपर आके एक गुंबदाकार रूप में जम जाती है, उसको बैथोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ उस तब कहते हैं जब इस तरह से कॉनकेव रूप में आके इसमें लावा आके जमा जाए और नीचे ही रहे तो उसको लोपोलिथ कहते हैं। जब किसी फोल्डेड माउंटेन के ऐसे पार्ट में ऐसे 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 वलित में आ जाता है और उसके एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में नीचे ही लावा जमा जाता है, उसको हम फाइकोलिथ कहते हैं। जब यह नीचे से ऊपर आके मोटे रूप में दंड के रूप में होता है तो उसको डाइक कहते हैं। जब परतदार चट्टानों के बीच में समानांतर चली जाती है उसको हम सिल कहते हैं, मतलब मोटी होती है, और जब पतली हो जाती है तो उसको शीट कहते हैं। तो इस तरह से बैथोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक, शीट जो है ज्वालामुखी की आंतरिक संरचनाएं। अब ज्वालामुखी वॉल्केनो का जो ऊपरी भाग है, अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं प्रेशर, तो आपको ये धीरे से सुनाई देगा धीरे धीरे। तो जब इस पे प्रेशर आता है तो ज्वालामुखी के दो पार्ट, मतलब जो बता है, जो ऊपर का है पार्ट, उसको छिद्र जो था ये, इसको कहते हैं हम वॉल्केनो। जो ये पाइप है इसको कहते हैं, क्योंकि इसी पाइप से आएगा, इसको कहते हैं वॉल्केनो पाइप, वॉल्केनो पाइप। और ये ऊपर का छिद्र वॉल्केनो, वॉल्केनो होल, ये वॉल्केनो पाइप। जब ये फट के बड़ा हो जाता है तो इसको कहते हैं क्रेटर। जब ये माप किसी कारण से मुंह का बड़ा हो जाए फटते फटते, तो बड़ा का वाले वाला वॉल्केनो जब कई बार इरेप्शन के बाद बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं क्रेटर। जब ये और फट के बड़ा हो जाए, जैसे लाइक सचिन एक पेज दे दिए, तो पेज, गुड, थैंक यू। वैसे सपोज दैट आप इस ध्यान से देखिए, एक छोटा सा क्षेत्र, ये हो गया वैल्केनो, ये क्षेत्र, ठीक है। एक छोटे से क्षेत्र को हम वैल्केनो कहते हैं, ये आपको वैल्केनो। और जब ये थोड़ी सी बड़ा हो गया तो बेटा, सॉरी, ये क्रेटर हो गया। और जब और ज्यादा दबाव बार बार वहां से वैल्केनो निकलने के कारण जो है ये इतना बड़ा हो गया, इसको कहते हैं कॉल्डेरा। और जब ये इतना बड़ा हो जाए तो इसको कहते हैं सुपर कॉल्डेरा। और इसी कॉल्डेरा में फिर सुपर कॉल्डेरा में कई छोटे छोटे छिद्र बनने लगते हैं, तो उसमें भी क्रेटर बनने लगते हैं, उसमें भी कॉल्डेरा, तो इसको कहते हैं नेस्टेड कॉल्डेरा। नेस्टेड मतलब घोंसलेदार कॉल्डेरा। ओके, तो ये मतलब ज्वालामुखी के जो छिद्र के जो रूप हैं, उनके प्रकार हैं, वॉल्केनो, क्रेटर, काल्डेरा, सुपर काल्डेरा और नेस्टेड कॉल्डेरा। ये उनके आकार और मतलब लगातार फटने के कारण जो रेप्चर्ड हो जाता है। अब वॉल्केनो दो प्रकार के, उनके उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पे, मतलब इरिप्शन, ओ सॉरी, यहाँ इरिप्शन के आधार पे दो प्रकार के। एक तो होता है सेंट्रल लाइट वॉल्केनो। सेंट्रलाइज्ड वॉल्केनो का मतलब होता है कि वॉल्केनो सब जगह से नहीं निकलता है, मतलब वो किसी एक पॉइंट के एरिया से, किसी एक छिद्र से निकलता है, केंद्र से, तो उसको हम कहते हैं सेंटर वॉल्केनो। और जब कभी वॉल्केनो मतलब लावा जो है किसी दरार, जैसे ऊपर की दरार का अगर सही से ये बंद न हो और यहां से निकलना शुरू हो जाए पूरे एरिया से, इसको हम कहते हैं फीसर वॉल्केनो। अंग्रेजी दरारी उद्भेदन, हिंदी दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। यानी दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी जो है धीरे 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 आता है,
और सेंट्रल वॉल्केनो जो है तेज से होता है और सबसे खतरनाक से जो खतरनाक होता है सेंट्रल वॉल्केनो। क्यों? क्योंकि इसमें दबाव ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है और वायुमंडल में बहुत दूर तक जाता है। अभी जो इथोपिया का हमामी गब्बी गब्बी जो वॉल्केनो वो सेंट्रल इरप्शन था। 14 किलोमीटर तक धूल के कण वगैरह सब निकल गए, पहुंच गए और पूरा का पूरा जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गया, जहां पर कि विमान उड़ान भरते हैं। और दैट इज अ प्रॉब्लम। अब इस वॉल्केनो में जो पदार्थ निकलते हैं लावा में, होते क्या है? आपने देखा, मैंने पानी भरा तो 70 से 90% तो जलवाष्प ही होता है। 70 से 90% किसी भी वॉल्केनो में जो निश्चित एरिया, एक्सेप्टेड एरिया जो मटेरियल्स होते हैं वो जलवाष्प होते हैं, गैस होते हैं। उसके बाद उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। साथ ही साथ इसके साथ यानी आसपास की जब चट्टाने तोड़ कर लाता है तो बड़े बड़े चट्टाने बाहर निकलती हैं। उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेड पार्टिकल, यानी टुकड़े वाले पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, जिसको ज्वालामुखी बम कहते हैं। छोटे छोटे कोनदार होते हैं, जिसको लैपिली कहते हैं। उसके साथ जो निकलता है वॉल्केनो ऐश होता है, रॉक होती है। तो इस तरह से लैपिली, बम, धामा की तरह निकलते हैं, ये सारे निकलते हैं। तो उसको फ्रेगमेंटेड पार्टिकल कहते हैं। लेकिन जो अभी मैंने सारे मटेरियल भरे थे, चीनी, दाल, नमक, चावल, अजवाइन, धनिया पाउडर, जब ये सब गल के निकलते हैं और मिश्रित होकर, इसको हम कहते हैं लावा। लावा। और यही लावा पृथ्वी पर जब ऊपर आते हैं तो विभिन्न प्रकार के चट्टान पठारों का निर्माण करते हैं। इसीलिए जो अंदर से ज्वालामुखी से निकलता है अपने चट्टान, वह जो है खनिज पदार्थों में बहुत धनी होता है। इसीलिए पठार जो है खनिज पदार्थों में बहुत धनी। अब देखिए, इतनी देर से मैं कुकर रखा, अभी तक प्रेशर आना अब शुरू हुआ। तो ये निकला, ये पहली सीटी। तो ये जो है एक प्रकार का छोटा सा छिद्र, छोटा सा। अब देखिए, धीरे 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 ये सारे पदार्थ जो है निकल कर इस पर जमा हो गए। और जमा हो गए तो निश्चित रूप से जो इसके अंदर सारे मटेरियल थे वो आपस में मिल गए, तो ये हाईली मिनरल वाले रहे। अब देखिए, पहला उद्गार हुआ, फर्स्ट इरिप्शन, सेंट्रल इरप्शन वॉल्केनो से। अब देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, तापमान यहाँ से बढ़ रहा है, इसके अंदर तापमान ज्यादा, और यही से निकला। क्यों? क्योंकि सबसे कमजोर पॉइंट यही था। यहाँ से भी निकल सकता था, यहाँ से निकल सकता, और यहाँ ये मजबूत था। इसलिए प्लेट के उसी भाग से ज्वालामुखी या वहीं पर ज्यादा उत्पन्न होते हैं जहां पर की पृथ्वी की लिथोस्फीयर या प्लेटिक कमजोर होती है। ये बात ये देखिए वॉल्केनो। अब ये इस तरह से निकला, इस तरह से निकला। अब देखिए ठंडा हो गया, मैंने हाथ से ये निकला, ये सारा का सारा लावा, ये सारा का सारा लावा अब ये पृथ्वी पर जहां तहां तक लिथोस्फीयर पे जाएगा और जमा हो जाएगा। अब इसमें जो है आपको जितने मैंने पदार्थ डाले थे उसका कैटेगराइजेशन सबसे मुश्किल हो जाएगा। ये मिक्सचर है। अब ध्यान देने की जरूरत है कि इससे जब ये निकला दोबारा फिर करेगा। आप देखिए, ये पूरे कुकर पे जम गए। अब इस पे धीरे 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 सेडिमेंट के कारण जो है जम जाएगा, तो इसके ऊपर धूल या मिट्टी या एनी टाइप ऑफ द डेब्रिज जमा हो जाएगा, लेकिन नीचे तो वही रहेगा ना। अब आप देख लीजिए, लावा दो प्रकार के होते हैं, एसिड लावा, बेसिक लावा। एसिड लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, वो गाढ़ा होता है, कालापन लेके होता है, और उसमें जो है वो दूर तक नहीं जाता है। बेसिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है, हल्का होता है, कम गाढ़ा होता है, वो दूर तक ऐसे फैल जाता है। तो जो दक्कन का पठार है वो बेसिक लावा है, वो सेंट्रल इरप्शन भी आप बताते हैं। देखिए धीरे धीरे कि दो उद्गार हुए, दो इरिप्शन।
अब ये मान लो कि इतना प्रेशर हो जाए कि ये कुकर ही फट जाए, या ये फट जाए पूरा, निकाल दे हम किसी तरह से, कैल्डेरा बन जाएगा, क्रेटर बन जाएगा। तो ये देखिए धीरे 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 ये धीरे ये चीज। तो अब इसके उद्गार के आधार पे, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी के आधार पे 5 प्रकार के सेंट्रल ज्वालामुखी होते हैं। पहला हवाईयन, स्ट्राम्बोली, वाल्केनो, विसुवियस और पिलियन। तो जो हवाईयन होता है उसका उद्गार धीमी गति से होता है, हवाई तुल्य पर। उसके बाद स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली जो है लगातार उससे होता है और हवाईयन से ज्यादा तेज होता है। विसुवियस, और सबसे जो खतरनाक है वो पिलियन ज्वालामुखी। पिलियन में बहुत तेजी से निकलता है और बहुत ज्यादा विवाह कठोर था वैसा करता। आप ये देख सकते हो कितना ये गैस निकल रही है, पदार्थ निकल रहा है, तो सस्पेंशन भी निकल रहे हैं, इससे सारी चीजें, ये ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी जो उत्पन्न होते हैं, अब इसी 3-4 चीजों पे तय करता हूँ। सबसे पहला, इस पृथ्वी के धरातल से तापमान अधिक। अभी मैं अगर पृथ्वी का धरातल है, मैं इसका प्रेशर कम कर दूं, किसी कारण से तापमान कम हो गया, तो यह ज्वालामुखी कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरा, कि इसमें किसी भी तरीके से जलवाष्प यानी जल की मात्रा का जाना जरूरी। तो तीसरा, कि लावा की उत्पत्ति का होना, लावा का बनना जरूरी। और चौथा, कमजोर क्षेत्रों से गैसों का ऊपर आने, यानी अधिक तापमान, जलवाष्प, लावा का निर्माण और कमजोर क्षेत्रों से लावा का ऊपर आना, इन 4 चीजों का अगर नहीं है, कोई एक नहीं है, तो कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार नेवर नेवर नहीं हो। अब देखिए, मैं अगर इसको किसी कारण से इसके छिद्र को बंद करूं, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यहां से तोड़ के निकल जाए कमजोर फाइल, या इसी को तोड़ दे। अगर ये कुछ देर तक बंद है, कुछ देर तक बंद है इस तरह से, और अचानक मैं हटाऊं, तो आप देखिए तेजी, देखिए भाई साहब, आप देख सकते हैं। तो वल्केनो तो अपना ये है, वल्केनो और वल्केनो सिटी। अब सोचिए कि दुनिया में जो कि आग्नेय चट्टानों से, चाहे भारत का दक्कन का पठार हो, प्रायद्वीपीय पठार हो, कोलंबिया का पठार हो, चाहे शान का पठार हो, चाहे ब्राजील का पठार हो, चाहे अफ्रीकन पठार हो, ये सारे के सारे ज्वालामुखी निर्मित। चाहे राजमहल का पठार इंडिया में देखें, जितने भी पठार हैं सब इसी प्रोसेस से बने हुए हैं, या तो वह सेंट्रल इरप्शन के हैं या फिशर इरप्शन के। अभी फिशर इरप्शन पे भी बात करते हैं, तो ये सेंट्रल इरप्शन की बात है। 5 तरह की ज्वालामुखी है। अब तीसरा का जो मतलब कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी कारण से ये कमजोर हो जाए और धीरे 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 यहां से हल्का 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 लावा निकलने लगे, तो इसमें तेजी से नहीं आता और धीरे धीरे आता, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद धीरे धीरे जमा होता है। क्योंकि नीचे से आता है तो इसमें बेसिक लावा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, वो गाढ़ा कम होता है, तो धीरे 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 फैलता जाता है। अब फैलता जाता है और धीरे 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 इस तरह से इस तरह से, तो नई चट्टान इधर हो गई, पुरानी पुरानी इधर हो गई, नई इधर हो गई, सॉरी नया यहाँ चला जाएगा, पुराना इधर रहता है, और धीरे 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 इस तरह से दक्कन का पठार एक स्टेप की तरह बन गया, कोलंबिया का पठार बन गया, उड़ीसा के सारे पठार, राजमहल के सारे बुंदेलखंड बगलखंड के पठार इस तरह से बने हुए हैं। और
तीसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था इस ज्वालामुखी के विषय में कि तो इस तरह से हम लोग वोल्केनो सीडिंग की प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वोल्केनो में जब 3 तरह के वोल्केनो की एक्टिविटी होती है। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है डॉर्मेंट और तीसरा होता है डेड। ओके, कहते एक्टिव, डॉर्मेंट और डेड। एक्टिव होती है कि जिससे हर साल 2 साल 4 साल 5 साल में लगातार जो है वोल्केनो की प्रक्रिया होती रहती है, उसको हम एक्टिव कहते हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली। डॉर्मेंट उसको होते हैं जो 100 200 300 सालों में अभी तक उद्गार नहीं हुए, लेकिन उद्गार होने की संभावना होती है और ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं। कि कब हो जाएगा उसको कहा नहीं जा सकता, जैसे कि वोल्केनो और क्राकाटाओ। डेड उसे कहते हैं जिसमें 1000 2000 साल से कोई उद्गार नहीं हुआ, उसको हम डेड मान लेते हैं। लेकिन सच बात यह है कि इस धरातल पे, पृथ्वी पर कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अभी जो इथोपिया का गब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद हुआ, 12,000 साल, यानी हम उसको डेड मान लिए और अचानक एक्टिव हो गया। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण और आंतरिक जो परिवर्तन है, आंतरिक जो टेम्परेचर है शक्ति के कारण, यह एक आंतरिक शक्ति है जिसके कारण पृथ्वी पर परिवर्तन, मतलब जो मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन होते हैं। ये एक छोटा सा वोल्केनो मैंने समझाने की कोशिश की। थैंक यू, बाद में बात करेंगे इस पर।